तो देखिए बच्चों, अब बात करते हैं अपन क्वाड्रेटिक के जीरोस के बारे में। लीनियर के जीरोस हम निकाल ही चुके हैं। हमने देखा कि लीनियर के जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन होता है उसको क्या कर देते हैं, इक्वल टू जीरो। और ऐसा करने के बाद हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाती है और इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एक्स की वैल्यू आती है वही लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है। अब क्वाड्रेटिक के लिए भी फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल वही है बच्चों जो हमने लीनियर में अप्लाई करी थी। क्या कि सबसे पहले हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लीनियर को सोल्व करना तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन के लिए हमको यहाँ पे एक मेथड अप्लाई करना पड़ता है और उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कभी कभी हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो किसी भी नेम से आप बोल कर सकते हैं। आप चाहें तो बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, आप चाहें तो बोल सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए बच्चों, इस मेथड में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, देन कॉन्स्टेंट टर्म। आई मेरी बात समझ में? सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आ गया बात समझ में आपको? ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब पहली स्टेप तो मैं फॉलो कर चुका हूँ कि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया। अब इसके बाद मुझे मेरा मेथड यूज़ करना है यहाँ पे बच्चों, कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मेथड बड़ा यूनिक है, अपन 9th में आज सीख जाएंगे, अपने को 10th में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि 10th में मेथड वापस आपके पास रिपीट होगा। हम आज ही इसका पूरा गेम ओवर कर देंगे। तो देखिए मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे होता है ये मेथड? देखिए नाम से पता लग रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले एक अप्रोच है। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में यस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट टर्म कितनी बच्चों? 10। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 10। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 10, ठीक है। अब इस 10 के मुझे पॉसिबल फैक्टर्स करने होते हैं कि 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए कोई भी बोलेगा तो 10 का सबसे पहला फैक्टर तो ये आएगा 10 बन जा 10। ऐसे 10 का एक फैक्टर और होता है 5 टू ज़ 10, तो मैंने ये एक और फैक्टर लिख लिया। इसके अलावा 10 का और कोई भी फैक्टर नहीं होता है। आप निकाल के देख लीजिए, नहीं निकाल सकते। यही फैक्टर्स होते हैं 10 के, 1, 10, 2 और 5। तो मैं इन फैक्टर्स को इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ कि इन दोनों को प्लस करने पे या इन दोनों को माइनस करने पे मुझे मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो देखिए मैं इस वाले फैक्टर को क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को प्लस करूँगा तो 11 आएगा और इन दोनों को माइनस करूँगा तो 9 आएगा। ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये वाला फैक्टर जो है मेरे पास सेकेंड, मेरी मजबूरी भी यही है कि मेरे पास यही बचा हुआ है, लेकिन ये मेरा आंसर लेके आएगा। देखना आप, ये 5 है, ये 2 है। 5 + 2 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7। देखिए मिडिल टर्म आपकी कितनी है? 7। आगे समझ में? मतलब इन दोनों को प्लस करें या इन दोनों को माइनस करें, ऐसा करने पे मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। उस वाले फैक्टर का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो मैंने कौन सा फैक्टर सेलेक्ट किया है यहाँ पे? ये वाला। तो 7x को तोड़ के क्या लिख दूंगा मैं? 2x + 5x इनके फॉर्मेट में, ठीक है। तो 7x को स्प्लिट करके मैंने लिख दिया x² + 2x + 5x और ये सब अपनी जगह एज इट इज है इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए 4 टर्म्स है आपके पास, तो 2 टर्म्स की आपको ग्रुपिंग करनी होती है। पहले आप इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए, फिर आप इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? इन दोनों में x कॉमन है, मैंने लिख दिया। ग्रुपिंग इसलिए करते हैं ताकि उनमें कोई फैक्टर कॉमन है तो हम उसको कॉमन लेके उससे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? x + 2, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में ओनली प्लस का 5 कॉमन है कांस्टेंट, और इस साइन के साथ कॉमन लेते हैं। ये प्लस का 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? वापस x + 2 = 0 अपनी जगह चल ही रहा है। अभी देखिए ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ चुका है, तो इसको अलग लिख लेंगे एक ब्रैकेट में x + 2, और रिमेनिंग जो भी टर्म्स है वो टर्म्स है x और 5, दोनों को एक साथ लिख देंगे x + 5 = 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। पहला फैक्टर तो x + 2, सेकंड फैक्टर x + 5। फैक्टर क्यों बोलते हैं? जो ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। तो 2 फैक्टर का प्रोडक्ट, सीधी सी बात है, 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हमें थोड़ी ना पता है कौन सा नंबर 0 है, कोई सा भी नंबर 0 हो सकता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके काम करते हैं। हम एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं। x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का, x की वैल्यू -2। x + 5 को 0 के इक्वल करेंगे, 5 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का, x की वैल्यू -5। तो देखिए हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज मिले? 2।
पिछली बार लीनियर के जीरोस निकाले थे तो ओनली 1 0 मिला था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जितनी डिग्री होती है ना मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम उतने रियल जीरोस हो सकते हैं। हम 10th में रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, इमेजनरी नंबर्स के बारे में बात नहीं करते। तो हम जब भी यहाँ पे बात करेंगे तो हम बोलेंगे रियल जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 रियल जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जीरो तो क्या है बच्चों -2 और सेकंड जीरो क्या है -5। जो जीरोस जो होते हैं इनको हम बोलते हैं बच्चों अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा फर्स्ट जीरो होता है, ये अल्फा का सिंबल है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -2। बीटा सेकंड जीरो होता है, ये बीटा का सिंबल है, बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेरे पास मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं? 2 जीरोस आ सकते हैं। अब मैं आपके पास 2 केस एक ऐसे लेके आऊँगा जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 0 भी आएंगे और एक केस ऐसा लेके आऊँगा जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं निकाल सकते। फिर उस केस में आप बोलेंगे नो रियल जीरोस। इसलिए आपको ये वर्ड मेरा याद रखना है, रियल जीरोस, ठीक है। अब लेके आते हैं आपके सामने। अब देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अभी इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्वाड्रेटिक के जीरोस निकाले थे, तो आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक के हमारे पास कितने जीरोस आए थे? 2 जीरोस, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? बोथ जीरोस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों जीरोस क्या है? रियल है और अलग अलग है। अब ये जो केस है ना बच्चों, इस केस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। प्रोसेस तो सारी वही है लेकिन यहाँ पे दोनों जीरो सेम आएंगे। तो देखिए अब की बार आपको जीरो निकालना है, फाइंड जीरो ऑफ x² + 6x + 9। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहला जो टारगेट बताया था, मैंने आपको क्या बता रखा है? करण बनना है, क्योंकि करण हमेशा टारगेट पे फोकस करता है। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी, क्वेश्चन तो गया आगे, सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसको क्या कर देंगे? =0। जैसे हमने इसको =0 किया, अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी पावर बच्चों कितनी है? 2 है, डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये चैप्टर में भी आपके पास आएगा तो अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी तो आप ये सुनिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट टर्म कौन है? 9। x² का कोफिशिएंट कौन है? 1। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 9। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। अब 9 का एक फैक्टर और होता है हमारे पास 3 3 9। तो इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर आएंगे ना इस नंबर के, वो लिखने पड़ते हैं। तो 9 का एक और फैक्टर आ गया 3 3 9। अब कोई फैक्टर है ही नहीं। देखिए पहला फैक्टर तो था 9 1 9, सेकंड फैक्टर था बच्चों 3 3 9। ये 9 के फैक्टर्स आए हमारे पास। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? इन दोनों में से वो फैक्टर चूज़ करना होता है जिनको प्लस करने या माइनस करने पे आपको मिडिल टर्म मिले। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो प्लस करने पे 10 आएगा, इन दोनों को माइनस करता हूँ तो 8 आएगा। मुझे मिडिल टर्म में 6 चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये मेरे काम का है, क्योंकि जैसे ही मैं इन दोनों को प्लस करूँगा ना तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो मैं 6 को स्प्लिट करके क्या लिख दूंगा? 3 + 3, और वो क्या है? 6x। तो क्या लिख दूंगा? 3x + 3x। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x² + 3x + 3x + 9 = 0। अब आगे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया था। हम ग्रुपिंग करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है। x कॉमन है तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? प्लस का 3 कॉमन है। प्लस का 3 कॉमन है तो 3 से डिवाइड करना है। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x। और 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार ही आ गया, x + 3 = 0। अब देखिए ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन, इसको अलग से लिख दिया, रिमेनिंग टर्म्स को इस ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि दोनों ही ब्रैकेट सेम आ गए, x + 3 × x + 3 = 0। तो अब मैं क्या करूँगा? पहले इसको 0 के इक्वल करूँगा, फर्स्ट ब्रैकेट को, फिर सेकंड ब्रैकेट को। x + 3 = 0, 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो पहला 0 मिल गया मुझे -3, मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई। फर्स्ट 0 को मैं अल्फा बोलता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -3। यहाँ से किया x + 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू वापस कितनी आ गई? -3। तो यहाँ से मुझे सेकंड 0 मिला, तो सेकंड 0 को मैं क्या बोलता हूँ? बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -3। इसका मतलब इस केस में मैंने एक बड़ी शानदार चीज़ देखी कि यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो फैक्टराइजेशन मेरा हुआ, बिल्कुल हुआ। और मुझे यहाँ पे जो नया रिजल्ट देखने को मिला वो ये मिला कि अल्फा और बीटा दोनों ही क्या हैं? इक्वल हैं।
पिछली बार अल्फा और बीटा दोनों ही क्या थे, डिस्टिंक्ट थे। तो ऐसी कंडीशंस होती है कि कभी तो अल्फा बीटा दोनों अलग अलग आएंगे, कभी अल्फा बीटा दोनों सेम आएंगे। और अब जो केस लेके आने वाला हूँ ना, इसमें ना तो अल्फा आएगा ना ही बीटा आएगा। देखिए बड़ा मज़ा आएगा आपको, हम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखिए अब देखिए बच्चों, हमारा जो थर्ड जो केस आने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में आपको बता चुका, फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था हमने 2 जीरोस निकाले थे और दोनों जीरो अलग अलग थे। मतलब फर्स्ट केस में हमने क्या बोला था, बोथ जीरोज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अल्फा की वैल्यू अलग थी, बीटा की वैल्यू अलग थी। सेकंड केस में हमने क्या बोला था, बोथ जीरोज आर रियल एंड इक्वल, मतलब सेकंड केस में हमारे दोनों जीरो रियल आए थे और इक्वल आए थे, मतलब दोनों सेम आए थे, अल्फा और बीटा इक्वल आया था। अब ये थर्ड केस है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए मुझे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते मुझे मज़ा आ गया, क्यों? क्योंकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो बस मेरा टारगेट फिक्स है, मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 0। मैंने इसको लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूँगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मैंने आपको क्या सिखाया था, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है इसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, 10। अब इस 10 के पॉसिबल फैक्टर्स करने होते हैं, तो पहला फैक्टर तो यही आएगा और सेकेंड फैक्टर आएगा 10 इंटू 1, ठीक है। फिर वही टारगेट, इन दोनों को प्लस करके और माइनस करके देखना है कि मिडिल टर्म आ रही है कि दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11, मिडिल टर्म आ रही है नहीं आ रही, दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा 9, मिडिल टर्म आ रही है नहीं आ रही। अब किसका नंबर लेंगे, इसका, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 7, 7 है क्या वहाँ पे, नहीं है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 है क्या वहाँ पे, 3 भी नहीं है। तो फिर अब क्या करें, लफड़े वाला काम हो गया, अभी तो चक्कर पड़ गया, अभी तो बहुत भयंकर वाला। तो फिर इसका मतलब चक्कर नहीं पड़ा है, मेरे कभी चक्कर पड़ता भी नहीं है। आइए आपको मेरी बात समझ में, इसका मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। हियर वी आर नॉट एबल टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ नो रियल जीरोस। इसका मतलब हम यहाँ पे ना अल्फा निकाल सकते हैं ना बीटा निकाल सकते हैं। दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट हैविंग एनी रियल जीरोस। इट मीन्स फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। इफ फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल देन वी कांट फाइंड आउट द रियल जीरोस। ठीक है, ये तीनों केस आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। इनको अच्छे से पढ़ना आज और बहुत अच्छे से जाके घर पे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कल वापस अपन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे।